सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कानूनों की समझ और इसका यह दूसरा भाग है। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे भारत में कानून की शुरुआत किसने की, कानून के शासन में भारतीयों का योगदान क्या रहा, नए कानून किस तरह बनते हैं और घरेलू हिंसा किसे कहते हैं। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न हमारे सामने है कि भारत में कानून की व्यवस्था किसने शुरुआत की। बहुत सारे लोग मानते हैं कि भारत में कानून की शुरुआत अंग्रेजों ने की है, लेकिन यह मुद्दा इतिहासकारों में काफी विवाद होता है। जैसे कि औपनिवेशिक कानून यह मनमानेपन पर आधारित था और इसीलिए हम नहीं कह सकते कि अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की है। दूसरी बात है, ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी और इसीलिए हम अंग्रेजों ने कानून के शासन की शुरुआत या मिसाल भारत में रखी, यह हम नहीं कह सकते, क्योंकि 1870 का जो राजद्रोह एक्ट है वह अंग्रेजी शासन के मनमानेपन का एक जिंदा उदाहरण था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत ही व्यापक थी। इसके अनुसार प्रावधान ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। यह प्रावधान था, ये कोई कानून के शासन की मिसाल नहीं थी और इसीलिए अंग्रेजों ने अपने मर्जी से उनको जो फायदेमंद होगा उसी तरीके से कानून बनाए थे। भारतीय लोगों के खिलाफ पूरे के पूरे कानून थे। फिर कानून के शासन में भारतीयों का योगदान किस तरह रहा है कि जैसे कि भारतीय लोग अंग्रेजों के मनमाने कानूनों का विरोध करते आ रहे थे, क्योंकि औपनिवेशिक शासन काल में बहुत सारे भारतीय विदेशों में जाकर पढ़ाई कर चुके थे। उन्होंने कानूनों का अध्ययन किया, विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और इस तरह से जब भारतीय लोगों के लिए अंग्रेज लोग कानून बनाते थे तो भारतीय लोगों के वो खिलाफ होते थे। भारतीय लोग कानून को व्यवस्था के ऐसे रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। यह सपना भारतीय राष्ट्रवादियों ने औपनिवेशिक शासन काल में अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए देखा था। और कानूनी पेशे में जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। इसका मतलब भारतीय लोगों को निम्न दर्जा से ही देखा जाता था। भारतीय लोगों को भारतीय कोर्ट में ही तुच्छ नज़र से देखा जाता था। भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे और जो भारतीय न्यायाधीश होते थे वो भी फैसले लेने में पहले से ज़्यादा अहम भूमिका निभाने लगे थे। स्वतंत्र भारत के संविधान में हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन भी करते हैं। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान में दी गई है। तो इस तरह से औपनिवेशिक शासन काल में भारतीय लोगों ने भारत में कानून के शासन का निर्माण करने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो देश में कानून होते हैं, वो बनाए जाते हैं, इतनी तो बात तय है, लेकिन वो किस तरह से बनाते हैं यह अपने को समझना जरूरी है। यह कानून संसद में बनाए जाते हैं, ये हम इसके पहले देख चुके हैं। तो कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। जैसे कि समाज में कुछ ऐसी कुप्रथाएं होती हैं कि जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है और इसीलिए किसी विभिन्न समूह की मांग होती है कि इस प्रथा को प्रतिबंध करने के लिए, समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए जाए, मतलब कानून बनाए जाए ताकि इस कुप्रथा का अंत हो सके। और यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। और यही ऐसा एक उदाहरण है कि जो घरेलू हिंसा का सवाल संसद तक पहुंचा और घरेलू हिंसा को रोकने हेतु अधिनियम बनाया गया 2005 में।
तो इसकी हम जानकारी लेते हैं कि घरेलू हिंसा का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने कहा है कि स्त्री और पुरुष समान होते हैं, लेकिन जब परिवार में पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अत्याचार होता है तो इसमें यह जेंडर इक्वालिटी का उल्लंघन भी होता है। तो इस तरह से हम लैंगिक समानता के लिए जो घरेलू हिंसा होती है उस पर रोकथाम लगाने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया गया है, उसका हम परिचय करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि घरेलू हिंसा किसे कहते हैं। कि जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो हम इसको घरेलू हिंसा कहेंगे। और औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकती है। यह शोषण मौखिक, यौन, फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक कर दिया, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। तो क्या हो गया है कि यह जो कानून है अधिक व्यापक बन गया है कि मतलब पहले रहती थी और अभी भी रहती है, तो इन सभी महिलाओं के लिए, महिलाओं पर अगर कोई पुरुषों द्वारा अत्याचार होता है तो यह घरेलू हिंसा का शब्द उनके लिए समर्पक रहेगा और इसी कानून के तहत उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो घरेलू हिंसा कानून है वो किस तरह अस्तित्व में आया है। तो यहाँ दो महिलाएं अपने को नजर आ रही है जो एक दूसरे से बात करती है। ये एक कुसुम है और दूसरी शाजिया है, और यह महिला संगठन की सदस्य है, लोग हैं, और इन्हें इस सफर की एक एक कड़ी याद है। मतलब घरेलू हिंसा जो अधिनियम बनाए हैं वो किस तरह से बनाए हैं। तो बोलती है, अरे कुसुम बोलती है, अरे शाजिया आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। तो शाजिया बोलती है, महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की जरूरत ही साबित करनी पड़ी, क्योंकि इसका मतलब हो गया है कि जब ये लोग आवाज उठा रहे थे, मतलब ये साबित करके बता रहे थे कि समाज में इस हिंसा को रोकने के लिए कानून की जरूरत होती है। अप्रैल 1991 की बात है कि दफ्तर में एक आम दिन है जब ये कार्यकर्ता अपने ऑफिस में दफ्तर में बैठे हैं, तो उनके पास दो महिलाएं आई है और उसमें से एक महिला कहती है कि मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मतलब मेरा पति मुझे पीटता है, मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है क्योंकि समाज में महिलाओं को पीटते हैं तो महिलाएं दबा कर रखती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। यह सलाह लेने के लिए इन महिला संगठन कार्यकर्ताओं के पास आए थे। दूसरी महिला कहती है कि मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं, मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वे चाहे तो मुझे घर से निकाल भी सकते हैं। तो ये अपनी समस्या इन कार्यकर्ता महिलाओं के पास बता रहे हैं और बताते हैं कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस यह चाहती हूं कि मारपीट बंद हो जाए। और दूसरी महिला बोलते हैं, मैं बस यह चाहती हूं कि मुझे मेरे घर से न निकाला जाए। तो ये उनकी आप बीती उनको बता रहे हैं, लेकिन वो महिला कार्यकर्ता बताती है कि बदकिस्मती से जो कानून है, अभी मौजूदा जो कानून बने हैं वो फौजदारी कानून है, और इसीलिए अगर उनको समझाना है तो उन पर पहले FIR दर्ज करना जरूरी होता है, लेकिन ये महिला वो नहीं चाहती। 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से एक नए कानून की मांग उठती रही और ये महिलाएं
जिन जिन महिलाओं पर अत्याचार होता था उन महिलाओं को इकट्ठा करते हुए उनको नए कानून की जरूरत महसूस होने लगी और उनको यह समझाने लगे। वो बताते हैं, हमने कई महिलाओं की आपबीती सुनी है। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती है, वे अपने मकान में रहना चाहती है। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज और वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा को रोकने के लिए विधेयक का मसौदा तैयार किया और इस विधेयक को बहुत सारे लोगों ने पढ़ भी लिया और इसमें चर्चा भी की गई थी। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये कुछ मत लोगों ने पेश किया। साझा घरेलू दायरे में रहने वाले किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए और आर्थिक मदद के लिए उनका ख्याल भी रखना चाहिए। इस तरह से इस कानून बनाने में इन लोगों ने अहम भूमिका, मतलब आम लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। विचार विमर्श करने के बाद अलग अलग संस्थानों के साथ कुछ बैठकें हुई और इन बैठकों में महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्द से जल्द संसद में पेश करना चाहिए, ये मांग की गई है और आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश किया गया। लेकिन इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी, क्योंकि इन्होंने कुछ अलग बात सुझाई थी, लेकिन वो बात इस कानून में सम्मिलित नहीं की गई थी। हम विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए, क्योंकि इस विधेयक में जो चाहिए वो बातें सम्मिलित नहीं की है। चलो संवेदनता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकते हैं और इस तरह से जो कानून पेश किया गया है उस कुछ खामियां थी, उस खामियां को दूर कराने के लिए ये महिलाएं फिर से आंदोलन करने की तैयारी में है। और जब यह आंदोलन तेजी से बढ़ता गया तो महिलाओं का जो सुझाव था वो सुझाव राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को पेश किया और संसदीय स्थायी समिति ने माननीय सदस्यगण वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। इस तरह से प्रावधान सुझाए गए थे और बाद में दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इन सब सिफारिशों को लोकसभा में पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादातर मांग को स्वीकार कर लिया गया था और फिर 2005 में संसद के सामने नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों में बहुमत से मंजूरी मिल गई, राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया और 2006 में घरेलू हिंसा संबंधी मतलब महिला सुरक्षा कानून लागू हो गया। इस तरह से घरेलू हिंसा को रोकने के लिए भारतीय संसद में कानून बनाया गया जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कुछ बातें हो रही है तो कुछ पूछते हैं यह नया कानून क्या है, तो जवाब दिया जाता है यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के लिए हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है और यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। तो इस तरह से इस कानून में प्रावधान करने के बाद यह लोगों की प्रतिक्रिया बन गई। यह एक ऐसा कानून है, एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने वाले महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती है। महिलाएं अपने इलाज और अपने खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। अब एक और लंबा सफर शुरू होता है। जैसे हमें इस कानून का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब तरफ नज़र रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा, तभी यह कानून अच्छी तरह से महिलाओं की सुरक्षा करेगा। यह लोगों का मत है।
अगला मुद्दा है कि कानून बनाने में नागरिकों की भूमिका कैसी होती है या किस तरह होनी चाहिए। दोस्तों, आप तो पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि कानून संसद द्वारा बनाया जाता है और जब लोगों के द्वारा मांग की जाती है कि किसी मुद्दे पर, किसी घटनाओं पर या किसी प्रथाओं को रोकने के लिए कानून होना चाहिए, तो संसद उनकी मदद करते हैं। तो जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। किस तरह से नागरिक कि इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है, क्योंकि जैसे कि हमने देखे है कि कानून घरेलू हिंसा के लिए जब कानून बनाया गया था उसमें बहुत सारी खामियां थी। लोगों के मांग पर ही वो कानून बनाया गया था, लेकिन उस कानून में भी बहुत सारी खामियां थी जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं करता था कानून, और इसीलिए लोगों ने फिर से उसमें दुरुस्ती करने के लिए उसमें सुझाव दिए थे और वो सुझाव बाद में लागू किए गए, मतलब सम्मिलित किए गए। तभी वह कानून परिपूर्ण हो गया था। यह आवाज़ जब हम बोलते हैं, कुछ सुनाते हैं, तो यह आवाज़ हमारी टेलीविज़न रिपोर्टों का, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। यह आवाज़ हमारे सांसद, मतलब हमारे लोक प्रतिनिधियों तक पहुंच सकती है और सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आ जाता है। क्योंकि जब हम सरकार को पुकारते हैं, सरकार के नाम से हम अपने निवेदन देते हैं, तो सरकार को हमारी बातों को नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार को जवाब देना पड़ता है। एक मुद्दा है यहाँ कि जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। तो पीड़ित शब्द का समझने की कोशिश कीजिए। और इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती है, इसीलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। और इसका अंग्रेजी का अर्थ होता है, सर्वाइवर का अर्थ होता है कि जो बचा रहे। सर्वाइवर का मतलब होता है जो बचा रहे। तो आप इस चित्र से भी समझ सकते हैं कि वी कैन इक्वल रिलेशनशिप्स आर वायलेंस फ्री, बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त। तो महिला और पुरुष समान माना जाएगा।